हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स फोरम। आइए आज 9 अप्रैल की शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स stringency index which is related to COVID-19 was launched by। बच्चों, जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि अलग अलग विकास कार्यों को लेकर के या दूसरे समस्याओं को लेकर के जो रिस्पांस के इंडेक्सेस बनाई जाती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से कोविड-19 को लेकर के दुनिया भर में अलग अलग देशों की जो सरकारें हैं वो कितना प्रयास कर रही हैं और कितना अच्छा रिस्पांस कर रही हैं, इसको लेकर के एक गवर्नमेंट रिस्पांस स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स लॉन्च किया गया है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन आएगा और आप लोगों को बताना ये है कि ये इंडेक्स किसने लॉन्च किया है। पहला ऑप्शन है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। दूसरा ऑप्शन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड फोर्थ ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, UNSDSN, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। आप लोग 10 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर भी देंगे। आगे मैं आप लोगों को आंसर भी बता रहा हूं और इसका एक्सप्लेनेशन भी बता रहा हूं कि क्या है ये और इसमें इंडिया की क्या पोजीशन है। तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने गवर्नमेंट रिस्पांस स्ट्रिंजेंसी स्कीम कोविड-19 को लेकर के लॉन्च किया है। क्या करने के लिए लॉन्च किया है, चलिए आगे समझते हैं इसको। तो गवर्नमेंट रिस्पांस कोविड-19, गवर्नमेंट रिस्पांस स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स। तो बच्चों, ये जो स्कीम है वो इसलिए इंडेक्स बनाई गई है कि दुनिया की सरकार कौन सा कितना अच्छे से, कितने प्रभावी ढंग से कोविड-19 को कर्व करने के लिए, समाप्त करने के लिए प्रयास कर रही है। तो इसमें सबसे खुशी की बात आपके लिए क्या है कि इंडिया की पोजीशन टॉप पर है। इंडिया यूएस, फ्रांस, इटली, स्पेन, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों से भी इस मामले में आगे चल रहा है। तो मतलब हमारी सरकार ने कड़े से कड़े निर्णय लिए हैं, जिसके कारण आप समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़े जो प्रॉब्लम है, जो केसेस हमारे देश में है, वो बाकी विकसित देशों की तुलना में बहुत ही कम है। तो इंडिया इज एट टॉप रैंक। इसमें इंडिया को बच्चों 100 में 100 स्कोर प्राप्त हुआ है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स में टॉप पे कौन सी कंट्री है, तो अभी इंडिया है। आगे जैसा भी होगा, यदि इसमें कोई चेंज होगा तो फिर हम लोग आगे न्यूज अपने करंट अफेयर में अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि ये स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लॉन्च करती है। क्या करने के लिए? टू एस्टिमेट द लॉकडाउन मेजर्स इन द कंट्री अक्रॉस इन द इंडिया। जो लॉकडाउन मेजर्स लिए गए हैं उनको एस्टिमेट करने के लिए। तो टू एस्टिमेट द लॉकडाउन मेजर्स इन द कंट्री। तो बच्चों, ये हो गई बात स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स की। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो चर्चा में था।
ध्यान रहे हम लोग 9 अप्रैल की न्यूज़पेपर से रिलेटेड जो भी खबरें हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चों एक न्यूज ये भी आ रही है, अब ये न्यूज आती ही रहेगी, आगे चलती ही रहेगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अब होना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड जे ट्रम्प साहब को 4 साल पूरा हो गए हैं। 2020 में वहां पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शेड्यूल है। आप लोग जानते हैं कि यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 4 सालों के लिए होता है, जो वहाँ प्रेसिडेंट होता है वो 4 सालों के लिए होता है। तो अब इलेक्शन होना चाहिए। तो ऐसे में 2 पार्टी वहां पर निकल करके आती है। एक नाम सामने आपके आ रहा है, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात मैं कर रहा हूं। यहां पर आप जानते हैं कि ऑलरेडी जो डोनाल्ड जे ट्रम्प साहब हैं, ये प्रेसिडेंट है यूएसए के, करंट प्रेसिडेंट है, वर्तमान में यही है वहां पर, करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो आप लोग याद रखेंगे कि ही इज 45th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, 45th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। और ये हैं रिपब्लिकन पार्टी से, ये हैं रिपब्लिकन पार्टी से। तो एक तो यही कैंडिडेट होंगे इस पार्टी से जो इस बार भी चुनाव मैदान में आएंगे। दूसरे जो वहां की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है, इस डेमोक्रेटिक पार्टी से जो नॉमिनी अनाउंस किया गया है वो किया गया है जोए बिडेन को। तो जोए बिडेन ये होंगे रिपब्लिकन पार्टी से, सॉरी डेमोक्रेटिक पार्टी से प्रेसिडेंट के एक उम्मीदवार। तो इस बार जो 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो टक्कर होगी वो इन दोनों लोगों के बीच में होगी। तो आपको नाम याद रखना है और पार्टी याद रखनी है। तो ये नाम और ये पार्टी पहले से याद होगी, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे कि यूएसए में जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है वो 4 ईयर के लिए ही होता है। जो वहां का चुना हुआ प्रेसिडेंट होता है डायरेक्ट इलेक्शन से, वो 4 साल वहां पर काम करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चों जो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आई थी जिसमें कोविड-19 के टेस्ट के लिए आप लोगों से 4500 नहीं ले सकते हैं। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें थोड़ा सा चेंज किया और ये कहा कि जो लोग जिनके पास आयुष्मान भारत का कार्ड है उनके लिए सिर्फ फ्री टेस्ट होगा, और जिनके पास आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं है वो 4500 देंगे, पे करेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये आयुष्मान भारत स्कीम के तहत पहले से ही यदि ये चीज लोगों के पास आयुष्मान भारत का कार्ड है तो वो तो ऑलरेडी प्रूवन है कि वो बहुत ही गरीब है, 4500 नहीं दे सकते हैं कोविड-19 के टेस्ट के लिए। ऐसे में सरकार को पहले ही ऐसी कोई गाइडलाइंस दे देनी चाहिए थी और सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन सरकार शायद इस पक्ष को ध्यान देने से कहीं ना कहीं पीछे रह गई थी और उन्होंने ये बात कही थी कि 4500 रुपए प्राइवेट लैब टेस्ट में दिए जाएंगे। नाउ यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिन लैब्स को ये परमिशन मिली है कि वो कोविड-19 का टेस्ट करें, उन लैब को ये परमिशन या अप्रूवल देने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि जिन प्राइवेट लैब्स को अप्रूवल चाहिए, क्या करने के लिए बच्चों, अप्रूवल फॉर टेस्टिंग ऑफ कोविड-19 या कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए जिनको अप्रूवल चाहिए, तो ये अप्रूवल देने का काम कौन कौन कर सकता है, ICMR करेगा, NABL कर सकता है या WHO कर सकता है। तो ध्यान देंगे आप लोग, ICMR, NABL या WHO से अप्रूवल लेकर के आप कोविड-19 का टेस्ट प्राइवेट लैब में कर सकते हैं। बट यदि आयुष्मान भारत कार्ड होल्डर आपके पास आता है तो उसका टेस्ट आपको फ्री में करना पड़ेगा, और यदि कोई ऐसे नॉर्मल पेशेंट आता है तो उसके लिए जो फीस आपने तय कर रखी है नॉट मोर देन 4500 वो आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है कि बच्चों ये ICMR कब स्टैब्लिश हुआ था। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ICMR जो स्टैब्लिश हुआ था ये हुआ था 1928 में, और WHO जो हुआ था वो हुआ था
1948 में। तो आप याद रखेंगे ये ICMR, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करेंगे आप लोग। ICMR अपने दूसरे रूप में 1928 में आया था। इसका ICMR जो नाम है एग्जैक्टली इट वाज रीनेम्ड एज ICMR इन 1949। तो ICMR के नाम से ये 1949 में आया था। ICMR के नाम से ये 1949 में आया था। और इसका हेडक्वार्टर आप देखेंगे दिल्ली में मिलेगा और इसका हेडक्वार्टर WHO का आप जानते हैं जेनेवा में मिलेगा। तो ये हो गया प्राइवेट लैब और टेस्टिंग के बारे में। तो बच्चों ये बातें हो गई हम लोगों की प्राइवेट लैब के जो टेस्टिंग के रिलेटेड मामले थे, वो कहाँ फीस ले सकते हैं, कहाँ नहीं ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आप लोग ध्यान में ये रखेंगे कि आप लोग जो न्यूज सोर्सेस को देखते हैं खास करके टेलीविजन पर, उसमें थोड़ा सा मेरी अपील है आप लोगों से कि जो मीडिया जिस तरीके से समाज को बांट करके दिखाती है, ऐसे न्यूज चैनल से आप बचेंगे। कोशिश करेंगे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल न्यूज चैनल हैं उनको फॉलो करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी न्यूज चैनल आप देखते हैं या आज का कोई समाचार पत्र उठाते हैं या अपने समाज को आप देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी जरूरत महसूस होती है, राशन को लेकर के एक बड़ी बात सामने आती है। कोई फ्री में राशन दे रहा होता, कोई 1 रुपए किलो, कोई 2 रुपए किलो। तो क्या है स्टेटस? तो स्टेटस बच्चों ये है कि हमारे यहाँ आप जानते हैं कि पूरा का पूरा जो राशन का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से डील होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से डील होता है। इसको डील करने के लिए गवर्नमेंट पहले खाद्यान्नों को किसानों से खरीदती है, फिर उसे इकट्ठा करती है, स्टोर करती है, और इन सब में एक बहुत बड़ा रोल निकल करके आता है FCI, जिसे आप फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो यहां पर बच्चों फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बहुत सारा इनके पास, इनके गोडाउन से बहुत सारा अनाज भरा हुआ है और सरकार को इसे बहुत तेजी से लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। तो ऐसे में आपसे इस पर एक सवाल बन सकता है क्योंकि ये चर्चा में है। देखिए एग्जामिनेशंस का एक ट्रेंड है कि करंट अफेयर के माध्यम से वो स्टैटिक पार्ट पर जाकर के क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि पूरे पेपर में तो कोविड-19 नहीं भर देंगे। कोविड-19 से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन तो आ नहीं जाएंगे। हाँ, कोविड-19 की पराजय में जितनी भी एजेंसीज और मिनिस्ट्रीज वर्क करेंगी वो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन का रूप धारण करेंगी। तो आइए अब इस पर कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन हम लोग फ्रेम करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। द FCI, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, इज अ डैश। 4 ऑप्शन आपके पास होगा। पहला ऑप्शन होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय। दूसरा ऑप्शन होगा स्टैट्यूटरी बॉडी, सांविधिक निकाय। तीसरा ऑप्शन होगा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संविधानेतर निकाय। और चौथा ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा सा बच्चों मैं यहां पर आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि संवैधानिक निकाय वो होते हैं जिनका वर्णन कहीं ना कहीं संविधान में किसी अनुच्छेद के तहत किया जाता है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन और फिनांस कमीशन। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडीज होती हैं, सांविधिक निकाय वो निकाय होते हैं जिनका निर्माण किसी विधि के द्वारा स्थापित किया था, इसीलिए उन्हें हम सांविधिक निकाय कहते हैं। इसके बाद संविधानेतर निकाय, जो ना तो संवैधानिक होते हैं और ना ही सांविधिक होते हैं। तो चलिए वीडियो को आप लोग 5 सेकेंड के लिए वॉच करेंगे और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है स्टैट्यूटरी बॉडी, सांविधिक निकाय, मतलब कि यह किसी विधि के द्वारा स्थापित किया गया है, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। नाउ कम टू द पॉइंट। FCI के बारे में आपको 2 से 3 फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है जो याद रखने हैं। सबसे पहला कि फाउंडेड इन 1965, याद करिएगा
62 में चाइना के साथ आप वार होता है हिंदुस्तान का, 65 में पाकिस्तान के साथ वार होता है। कहीं ना कहीं ऐसी आवश्यकता महसूस होने लगती है कि देश में खाद्यान्नों के भंडारण और इसके वितरण को लेकर के व्यवस्था बनानी पड़ेगी, ताकि गरीब से गरीब इंसान और युद्ध के टाइम पर हमारे देश में खाद्यान्नों की कमी ना हो। तो 1965 में इसको स्टैब्लिश किया जाता है एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय फूड कारपोरेशन एक्ट 1964। फूड कारपोरेशन एक्ट 1964। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी विधि के द्वारा, किसी एक्ट के द्वारा आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करते हैं तो वो स्टैट्यूटरी या सांविधिक निकाय होता है। तो फूड कारपोरेशन एक्ट 1964 के द्वारा इसको 1965 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है बच्चों? तो ये है बेटा न्यू दिल्ली में। और अभी इसके जो करंट चेयरमैन हैं ये हैं डीवी प्रसाद। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री के तहत काम करती है संस्था? तो इसका कंसर्न मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पीडीएस जिसे आप कहते हैं। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बच्चों बात हो गई एफसीआई की। इसके बाद यदि आप देखें तो 9 अप्रैल की न्यूज में जो आपको एक और महत्वपूर्ण बात निकल करके आएगी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बच्चों हम लोग आपको ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से, जिस फॉर्मेट में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल प्रूवन है, पिछले कई वर्षों का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं कि एज इट इज आपको अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाते हैं, सेम फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के आप लोग एक सिस्टमेटिक नोट्स बनाते जाइए। वीडियो थोड़े लेट आ सकते हैं, 1-2 दिन में आ सकते हैं, लेकिन ये कंटिन्यू रहेगा। तो आज 9 अप्रैल की बात लगभग हमने पूरी कर ली है। यदि कुछ एक पॉइंट और बाकी रह गया होगा तो उसे अगले वीडियो में, 10 अप्रैल की वीडियो में मैं जोड़ करके आपको दे दूंगा। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि डेली करंट अफेयर और दूसरे स्टैटिक सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस भी लिमिटेड सीट के साथ मैंने शुरू कर दिया है। यदि इसके बारे में आप लोगों को डिटेल जानना होगा तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके जान सकते हैं। लाइव क्लास के अंदर मेनली हमने स्टैटिक सब्जेक्ट में साइंस, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, ये सब कुछ शेड्यूल कर रखा है। क्लासेस लाइव पर शुरू हो चुकी हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। तो आप लोग यदि डिटेल जानना चाहते हैं तो इस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।